जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और आज का जो सेट नंबर है वो है सेट नंबर 16। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न ये है न्यूमेरिकल के साथ। बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य अक्ष से x बराबर फोकस दूरी पर स्थित होगा। आप लोग जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, r/2। और यहाँ अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ लगा देंगे ऋणात्मक, r का मान दिया 12/2, भागा देंगे तो -6 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। मोटर की कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है, नहीं ये गलत है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम नहीं, बाएं हाथ का नियम होता है। क्या होता है, बाएं हाथ का नियम होता है। बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके हम उसका नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, केवल फर्स्ट कथन सही है। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य से आने वाली किरण वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद होता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण दिन और रात में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का, तो 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह इकाई है जो लगभग 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होती है। वो होती है कूलम्ब। क्या होती है, कूलम्ब। ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ भौतिक राशि देख लेते हैं, उसका ऐसे मात्रक भी। से विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होगा, फेराडे। विभवांतर कैसे मात्रक, वोल्ट। चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रक, टेस्ला। स्व प्रेरण गुणांक कैसे मात्रक, हेनरी। और रेडियो सक्रियता कैसे मात्रक, हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न क्या है कि एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम, जिसका अपवर्तनांक दिया 1.3 में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री और अपवर्तन कोण y डिग्री है। अनुपात एक्स वाई साइन वाई बटे साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए आपका क्या माध्यम है, ये प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, क्योंकि वायु क्या है, विरल माध्यम है, और ये है जल है सघन माध्यम। तो ये सघन माध्यम से आ रही विरल माध्यम है, तो ये विलंब से दूर जाएगी, इस दिशा में जाएगी। तो ये वाला जो मान आपका है ये है आपका x, और ये वाला मान जो है वह है y। आपको निकालना है। आप जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन आई की जगह साइन एक्स बटे साइन वाई। साइन एक्स का मान दिया गया है, साइन एक्स का मान कितना दिया गया है 1, और साइन वाई का मान दिया गया है, सॉरी इसको उल्टा करना है, साइन वाई क्या करेंगे हम लोग, साइन वाई बटे में साइन एक्स। साइन वाई का मान कितना दिया है 1, और साइन एक्स का मान दिया है कितना 1.3, जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 1/1.3। अगला प्रश्न क्या है, यदि कार्बन C4- बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः डैश और डैश होगी। इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 और 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए, बिल्कुल सही है। क्लोरोफॉर्म के विनिर्माण के लिए, ये भी क्या है, सही है। और पूछ रहा है कि ऊन को असंकुचनीय बनाने के लिए, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, तीनों कथन सत्य है। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या आता है, CaOCl2, CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आजकल ज्यादा पूछ रहा है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट, पीएच में, पी जर्मन भाषा में पोटेंज को निरूपित करता है, बिल्कुल सही है। पीएच पैमाने पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं, नहीं, ये गलत है। 0 से हम लोग कहाँ मापते हैं, 14 तक, 16 तक नहीं मापते हैं, 0 से 14 तक मापते हैं। और पीएच स्केल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो सोरेन सन ने बताया था। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं। आप लोग पढ़े हैं कि पीएच बराबर क्या होता है, -log 10 होता है H+, ये हम लोग पढ़े हैं। किसी विलयन का पीएच जितना कम होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं, ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके आप सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये रहा कि वर्ष 2024 में निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। वर्ष 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो 5 व्यक्ति कौन है, देख लेते हैं। पहला आपका कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा चौधरी चरण सिंह, पांचवा पीवी नरसिम्हा नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, और पांचवा है स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन है। इसमें पूछ रहा कौन नहीं है, तो वो CR राव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये जो CR राव है, CR राव और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, ये सब जो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है। जबकि MS स्वामीनाथन जो है, ये कृषि वैज्ञानिक थे, क्या थे, कृषि वैज्ञानिक। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न कि 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। 20वां खेल वर्ष 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका जापान। जापान के कौन से शहर में किया जाएगा, तो नागोया, जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। और 19वां एशियाई खेल जो हुआ था 2022 में, 2022 का आयोजन 2023 में हुआ था। ये 2022 का ही था, कब हुआ था, 2023 में। और ये कहाँ हुआ था, चीन, चीन के हांगो हांगजो हांगजो में हुआ था, चीन के हांगजो शहर में किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, चींटी के काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट युक्त डैश विलियन को रगड़कर निष्प्रभावित किया जा सकता है। किसको रगड़ कर निष्प्रभावित किया जा सकता है, वो करते हैं हम लोग केलामाइन, ऑप्शन नंबर बी। केलामाइन जिंक का अयस्क है। केलामाइन का सूत्र क्या होता है, ZnCO3, ZnCO3 होता है केलामाइन का सूत्र। अब क्या कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो होता है NaHCO3। अगला प्रश्न क्या है कि तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था, वो क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक बोला कि एक पिंड पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की तरफ फेंका गया, यह उच्चतम ऊंचाई 20 मीटर तक 5 सेकंड में पहुंचता है, यह वापस पृथ्वी पर कितने समय में आएगा। अगर जाने में 5 सेकंड लग रहा है, तो आने में भी इसको लगेगा 5 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है, तो वो होता है अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी। परिपक्व अंडाशय ही फल बनता है,
और अंडाशय भित्ति फल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? वह है जिंको जिंक जिंको बिलोबा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बताना है कि निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और आंतरिक यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो वो हम लोग करते हैं स्पिरुलिना और क्लोरेला। ऑप्शन नंबर होगा ए। 1 और 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कि द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और कैरोलस लिनियस ने जीवों के वर्गीकरण में वंश और जाति के नाम का प्रयोग किया था। वंश और जाति के नाम का प्रयोग। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत। और दमित्री मेंडलीफ ने तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणों परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं इन्होंने बताया था। अगला प्रश्न क्या है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किस में पाया जाता है? वृद्धों में, ड्रग्स नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में या केवल महिलाओं में? वो पाया जाता है छोटे बच्चों में। ऑप्शन नंबर सी। यह शारीरिक गति के नियंत्रण को प्रभावित करता है और यह मस्तिष्क संबंधी विकार है। अगला प्रश्न आपका क्या है देख सकते हैं, ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। पीडीएफ दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न ये है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया था और विश्व जनसंख्या दिवस वर्ष 1989 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो वो किया गया आर्टिकल 43 में। ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 40 क्या है? तो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 42 क्या है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा प्रसूति में सहायता से संबंधित है। आर्टिकल 41 क्या है? कुछ मामले में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है कि ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर का चिन्ह दर्शाता है उत्सर्जक को, आधार को, संग्राहक को या धारा की दिशा को? वो दर्शाता है उत्सर्जक को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मोललता की इकाई क्या है? मोललता की जो इकाई है वो है मोल पर केजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सा है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सा है? किसी मूलक या आयन या परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डी ब्रोगली के संबंध में कौन सा कथन सही व्यंजक प्रस्तुत करता है? वो करता है लैम्डा बराबर h/mv। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है? गतिज ऊर्जा, संवेग या ये भी दोनों, या ना तो ए और ना ही बी? तो वो होता है संवेग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस को दूषित करना सबसे कठिन है? वह है हीलियम। हीलियम को दूषित करना सबसे कठिन है। और उत्कृष्ट गैस यह 18वें समूह से संबंधित है और 18वें समूह को शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ विषैला निम्न में विषैला है? कौन सा पदार्थ विषैला निम्न में विषैला है? तो वो है आपका HgCl2। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही
है। सही कथन को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका पहला कथन ही सही है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1। अब प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनते हैं प्रोटीन। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। साइटोक्रोम प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और प्रोटीन की कमी से क्वासी योरकर नामक बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, ये मैथ का प्रश्न है। इसका पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, जाके पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है। तो निर्गम मूल्य जो दर्शाता है बाजार मूल्य से कम मूल्य, बाजार मूल्य से कम मूल्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। तो वो लौटा सकती है 14 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पद छाया, पारिस्थितिकीय पद छाया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं आई, 2i और 3i प्रभावित करने पर उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित विद्युत धारा के परिणाम के समानुपाती होता है, बी समानुपाती आई। अगर आई का मान बढ़ेगा तो बी का भी मान बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा प्रभावित किसका हो रहा है 3i, धारा सबसे ज्यादा यही ज्यादा है ना। तो ये 3i यानी क्या B3 है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद होगा आपका 2i जो कि B2 दिया गया है, उसके बाद B1 होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पी भी और आर के बीच सही संबंध क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि पी बराबर क्या होता है भी आई, पी बराबर होता है भी आई। और एक पढ़ेंगे कि भी बराबर आई आर। यहाँ से अगर हम आई का मान निकाल लें, आई का मान निकालेंगे तो भी बाय आर होगा। यहाँ रख देंगे आई की जगह पर भी इंटू भी बाय आर। इसको हल करेंगे तो भी स्क्वायर बाय आर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या वाट होता है। और 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 10⁻⁶ जूल होता है। और विद्युत खपत का मूल्य विद्युत ऊर्जा पर आधारित है, ना कि विद्युत शक्ति पर। हम लोग जो बिजली का यूज करते हैं जो खपत है वह विद्युत ऊर्जा पर, ना कि विद्युत शक्ति पर। अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है। अब देखिए फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस 7H2O। ये बनेगा FeSO4 जो कि बनेगा आपका फेरस ऑक्साइड। क्या बनेगा फेरस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उस पर क्या प्रभाव होगा। चुंबकीय क्षेत्र घटता है, चुंबकीय क्षेत्र नियत रहता है, या चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। वो होगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अक्ष के समांतर होता है, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के संबंध में निम्न में से कौन से सही है। यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश किरण को अपसारित कर देगा, बिल्कुल ये सही है। अगला बोल रहा है कि उत्तल दर्पण किरण पुंज को अभिसारित कर सकता है, जो कि ये गलत है, ये नहीं कर सकता है। ये होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सही है। अगला प्रश्न क्या है कि ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है, जहाँ भी विभवांतर आई चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा और आर प्रतिरोध है। तो यहाँ से आपका जो मान निकलेगा, आप जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है आई आर, सॉरी आई आर होगा ना, आई और आर।
यहाँ से आई का मान जब आप निकालिएगा तो वो निकलेगा V/R, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है 2, 8 और 8 है। तत्व x किस समूह में स्थित होगा? 2, 8, 10 और 8, 18। 18 जो किस में होता है? वो 18वें समूह में होता है। परमाणु संख्या आर्गन का नाम होता है 18, जो किस में आता है? ये 18वें समूह में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, ये आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये रहा, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को हम लोग डाइट कहते हैं, जो कि डाइट क्या है? द नेशनल डाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब यहाँ है कि फॉलकेटिंग, फॉलकेटिंग या फॉकेटिंग, ये किसका है? तो ये है डेनमार्क के संसद को कहते हैं फॉलकेटिंग। अब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किसके संसद को कहते हैं? तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, नील, पीली नदी या पराना? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, यांगत्सी, यांगत्जी, ऑप्शन नंबर एक। अब विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है वह है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद नहीं है? हाइड्रोजन आपका द्विपरमाणु है क्योंकि इसका होता है H2, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणु है, इसका भी होता है N2, क्लोरीन भी द्विपरमाणु है जो कि इसका Cl2 होता है, जबकि हीलियम का यह है एक परमाणु। ये क्या है? एक परमाणु। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? अवक्षेप बनते हैं, रंग, उसके बाद गैस उत्सर्जित होते हैं, रंग बदल जाता है, बताना कि कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका? इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। अवक्षेप बनते हैं और रंग बदल जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि डोबेराइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, सलवों और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेपथलीन की गोलियां डैश से प्राप्त होती है? तो नेपथलीन की गोलियां जो प्राप्त करते हैं वो करते हैं कोलतार से। किसे प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं कोलतार से। ऑप्शन नंबर सी, नेपथलीन ठोस हाइड्रोकार्बन है। नेपथलीन क्या है? ठोस हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाला अणु बनते हैं? 3 कार्बन वाला अणु बनते हैं, वो बनते हैं लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं रंध्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है ये, किशोर आयु में प्रवेश करने वाले बच्चों, लड़कों या लड़कियां में इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता? यानी कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? शरीर के कुछ भागों में बालों का बढ़ना, बिल्कुल सही है। कुछ को मुहासे हो जाते हैं, बिल्कुल देखते हैं मुंह में फोड़ा फुंसी हो जाता है, ये भी सही है। काइयों में त्वचा तेली हो जाते हैं, बिल्कुल मुंह में देखिएगा उसका तेल टाइप का लगेगा देखने में, ये भी सही है। शरीर के सभी हिस्सों में बालों की वृद्धि दिखाई देती है? नहीं, शरीर के सभी हिस्सों में नहीं, कुछ हिस्सों में दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्का जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है? तो वो होती है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं, ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। इसका पीडीएफ कहाँ दिया गया है? टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि 1931 में पहली बोलती फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है आलम आरा। क्या है? आलम आरा। और इसके फिल्म के जो निर्देशक थे वो कौन थे? आरदेशीर ईरानी। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थाओं से संबंधित
नहीं है, वो है संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र जो है वो क्या है कि ब्रेटन वुड्स संस्था से संबंधित नहीं है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो लाते रहें। इसमें फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहाँ से प्राप्त आप पीडीएफ का प्राप्त कर सकते हैं और आप सेट लगा सकते हैं और इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।